हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः पुष्पीय पादपों की आकारिकी का चौथा भाग लेकर के उपस्थित हूँ। आप लोगों ने 3 पार्ट पढ़ा, जड़, तना, पत्ती और पुष्पक्रम। इन 3 भागों में आप इनकी जानकारी ली, वीडियो को देखा, समझा। नेक्स्ट टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ इसी लेसन का, पुष्प। आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, समझना है, और जहां ना समझ आए कमेंट करके आप पूछिए। आपका कोई फीडबैक हमें नहीं मिल रहा है। वीडियो तो हम बना रहे हैं लेकिन कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है। आपको फीडबैक देना चाहिए, नोट्स तैयार कीजिए। आज हम पुष्प लेसन लेकर के पुष्प टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। जो ये प्रकरण है, पुष्प प्रकरण, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रकरण है। आप ध्यान से देखिए, पुष्प क्या है। आप लोगों ने पौधे पर पुष्प देखा होगा, फूल देखे होंगे। पुष्प पौधे का रूपांतरित भाग होता है जो जनन का कार्य करता है। जनन का कार्य करता है। जनन क्या होता है? कोई जीव जब अपने समान संतानों की उत्पत्ति करता है तो उसको हम जनन प्रक्रिया कहते हैं, जनन कहते हैं। तो ये जो भाग होता है पौधे में, पुष्प, ये जनन अंग होते हैं। पौधे का जनन अंग है, इन्हीं के द्वारा जनन की क्रिया होती है। तो पुष्प पौधे का वह रूपांतरित प्ररोह है जो जनन का कार्य करता है। कक्षा 12 में YouTube पर वीडियो डाला गया है। आप फ्लावर को और डिटेल से भी देख सकते हैं उस वीडियो में। लेसन का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उस लेसन का पहला वीडियो आप देखिए, उसमें फ्लावर के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। आपको इस लेसन में भी बताया जाएगा पुष्प के बारे में। तो पुष्प पौधों का वह रूपांतरित प्ररोह है जो जनन का कार्य करता है। अब जनन का कार्य करता है तो पहले आप जानिए पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है जायांग। कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये इसके 4 भाग होते हैं। इसकी डिटेलिंग हम अभी आपको बता रहे हैं। इससे पहले हम पुष्प के प्रकार की जानकारी लेते हैं। लेकिन आपको ये 4 भाग समझना है। ये 4 भाग होते हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो इससे पहले हम पुष्प के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। पुष्प कितने प्रकार का होता है, आगे देखिए। पहला प्रकार है पुमंग व जायांग की उपस्थिति के आधार पर पुष्प। जो पुमंग और जायांग भाग हैं, जनन अंग हैं, उनके आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प क्या है? यदि पुष्प में केवल एक जनन अंग, पुमंग या जायांग उपस्थित हो तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता में पपीता के 2 तरह के पौधे होते हैं। एक पौधा होता है जिसमें फल आते हैं, एक पौधा होता है जिसमें फूल आते हैं, पुष्प आते हैं।
तो जिसमें फल आते हैं वो मादा पौधा है और जिसमें फूल आते हैं वो नर पौधा है। फल वाला मादा और फूल वाला नर। अब ये हुआ एक लिंगी, अलग अलग पौधे हुए, अलग अलग पुष्प हुए। इसमें नर पुष्प, इसमें मादा पुष्प हुआ, इसमें नर पुष्प हुआ, इसलिए इस पौधे को हम कहेंगे एक लिंगी, एक लिंगी पुष्प कहेंगे। और इसके प्रतीक होते हैं। इस तरह से जब प्रतीक बना रहता है तो ये है मादा का प्रतीक, मादा पुष्प का प्रतीक है। और इस तरह से जब फिगर बना रहेगा तो ये नर पुष्प का प्रतीक है। पुष्प सूत्र आगे लिख बनाया जाएगा। पुष्प सूत्र में ये प्रतीक काम आते हैं, इसको ध्यान से समझना। मादा का प्रतीक है, ये नर पुष्प का प्रतीक है। दूसरा भाग होता है द्विलिंगी पुष्प। ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा यानी कि पुमंग और जायंग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, उसको कहते हैं द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे सरसों है, कपास है, भिंडी है, धतूरा है, ये सारे पौधे होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं, जिसमें पुमंग और जायंग एक पुष्प में पाए जाते हैं। ये तो हुआ पुमंग और जायंग की उपस्थिति के आधार पर पुष्प। और पुमंग और जायंग की उपस्थिति के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। दूसरा है सम्मित के आधार पर पुष्प। सम्मित के आधार पुष्प दो प्रकार के होते हैं, त्रिज्या सम्मित और एक व्यास सम्मित। त्रिज्या सम्मित क्या है? त्रिज्या सम्मित किसे कहते हैं? जब किसी पुष्प को किसी भी तल से दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तो उसको त्रिज्या सम्मित पुष्प कहते हैं। जैसे कोई पुष्प है, इस पुष्प को चाहे इधर से काटिए आप तब भी दो बराबर भागों में बटेगा, इधर से काटिए तब भी दो बराबर भागों में बटेगा, इधर से काटिए तब भी दो बराबर भागों में बटेगा, इधर से काटिए तब भी दो बराबर भागों में बटेगा। तो कहने का मतलब है जब किसी पुष्प को किसी भी तल से दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तो उसे त्रिज्या सम्मित पुष्प कहते हैं। इसका सिंबल ये होता है, ध्यान रखना सिंबल। फिर नेक्स्ट है एक व्यास सम्मित। एक व्यास सम्मित क्या है? एक व्यास सम्मित जब पुष्प को केवल ऊर्ध्वाधर तल से दो बराबर भागों में बांटा जा सके। कोई है उसको दो बराबर भागों में, ऊर्ध्वाधर तल से केवल दो बराबर भागों में बांटा जा सके तो उसको हम कहते हैं एक व्यास सम्मित पुष्प कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है मटर, एक व्यास सम्मित का मटर है, चना है, गुलमोहर है, ये सब एक व्यास सम्मित के उदाहरण हैं। त्रिज्या सम्मित सरसों और धतूरा के उदाहरण हैं। तीसरा एक और होता है, सी और होता है असम्मित पुष्प। असम्मित पुष्प, असम्मित पुष्प, असम्मित पुष्प, असम्मित पुष्प। असम्मित पुष्प क्या है? जिसको हम किसी भी तल से इसको काटें तब ये दो बराबर भागों में न बट पाए तो उसको कहते हैं असम्मित पुष्प कहते हैं। नेक्स्ट है पुष्पीय उपांगों की संख्या के आधार पर पुष्प। पुष्पीय उपांगों की संख्या के आधार पर पुष्प। पुष्प के उपांग जो हैं, अंग हैं, उनके आधार पर पुष्प। इनके आधार पर तीन प्रकार के पुष्प होते हैं, त्रितयी पुष्प, चतुस्तयी पुष्प, पंचतयी पुष्प। त्रितयी पुष्प क्या है? जब पुष्प पुष्पीय उपांग तीन के गुणक में हो तो उसे त्रितयी पुष्प कहते हैं।
3 के गुणक में हो तो उसको तृतीय पुष्प कहते हैं। चतुस्सई पुष्प क्या है? जब पुष्पीय उपांग जो अंग होते हैं इसके उपांग 4 के गुणक में हो तो उसे चतुस्सई पुष्प कहते हैं। पंचतई पुष्प पुष्पीय उपांग 5 के गुणक में हो तो उसे पंचतई पुष्प कहते हैं। नेक्स्ट है चौथा, सहपत्र की उपस्थिति के आधार पर। सहपत्र कोई तने पर पुष्प लगा हुआ है, तने पर कोई पुष्प लगा हुआ है तो यहाँ से पत्ती निकली होती है, इसको कहते हैं हम सहपत्र। किसी में पत्ती निकली हुई होती है, किसी में पत्ती नहीं निकली होती। जिसमें पत्ती निकली होंगी उसको सहपत्र कहेंगे, जिसमें पत्ती नहीं निकली हुई होंगी उसको असहपत्री कहेंगे। तो सहपत्री पुष्प क्या है? जब पुष्प के साथ सहपत्र उपस्थित हो तो उसे सहपत्री पुष्प कहते हैं। इसका सिंबल होता है Br, ब्रैकेट Br। सहपत्रहीन पुष्प असहपत्री किसको कहेंगे? जिसमें सहपत्र अनुपस्थित हो उसे सहपत्रहीन पुष्प कहेंगे। ई ब्रैकेट EBR से इसको सिंबलाइज करते हैं, EBR से सिंबलाइज करते हैं, ध्यान रखना। पांचवा है वाहिदल पुमंग व अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर। वाहिदल पुमंग व अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर। तो पहला है अधोजायंगता हाइपोगाइनस। अधोजायंगता हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस क्या है? इस प्रकार के पुष्प जायांग पुष्पासन के सर्वोच्च शीर्ष पर स्थित होता है, बाकी अन्य अंग नीचे होते हैं। ऐसे पुष्पों में अंडाशय अर्धवृत्त होता है। जो पुष्पासन होता है, पुष्प के अंग, एक अंग जहां पर पुष्प खिलता है इसको कहते हैं पुष्पासन। इस भाग को कहते हैं पुष्पासन। जिसमें पुष्प लगा होता है इसको कहते हैं पुष्पासन। तो इस प्रकार के पुष्प जायांग पुष्पासन के सर्वोच्च स्थान पर होता है, सबसे ऊपर होगा, बाकी अंग नीचे होंगे इसके। तो ऐसे पुष्प को कहते हैं अधोजायंगता। बाकी अंग सबसे ऊपर होगा जायांग, बाकी अंग उसके नीचे होंगे, तो इसको कहेंगे अधोजायंगता हाइपोगाइनस। नेक्स्ट है परिजायंगता। परिजायंगता क्या है? पेरिगाइनस क्या है? इस प्रकार के पुष्प में जायांग पुष्पासन के मध्य में स्थित होगा, शेष अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर पाए जाते हैं। ऐसे पुष्पों में अंडाशय अधोवृत्तीय होता है, जायांग बीच में पाया जाएगा, बाकी ये सब बाकी अंग किनारों पर पाए जाएंगे। ऐसे पुष्प को हम परिजायंगता कहेंगे। नेक्स्ट है अर्धजायंगता एपिगाइनस। एपिगाइनस क्या है? ऐसे पुष्पों में अंडाशय पुष्पासन में धंसा रहता है, सबसे नीचे होगा और बाकी अंग सबसे ऊपर होंगे, इसको हम कहेंगे अधिजायंगता कहेंगे। तो आपने समझा अधोजायंगता में क्या है कि जायांग सबसे ऊपर होगा और बाकी अंग इसके नीचे होंगे, उसको कहेंगे अधोजायंगता। परिजायंगता जायांग बीच में होंगे और सब बाकी अंग इनके किनारों पर होंगे, उसको कहेंगे परिजायंगा। अर्धजायंगता क्या कहेंगे? जायांग सबसे नीचे होगा, बाकी अंग उसके सब ऊपर होंगे, उसको कहेंगे हम अधिजायंगता कहेंगे। अब बात करते हैं पुष्प के अंग के बारे में, पुष्प के भाग के बारे में। तो अभी आपको हमने पहले ही बताया पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। वाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। वाह्यदल जो होते हैं, पहला भाग होता है वाह्यदल जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं तथा कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे नीचे पुष्प के सबसे नीचे भाग में वाह्यदल पुंज होते हैं। आप
12th कक्षा 12 का वीडियो देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसमें फ्लावर को डिटेल से बताया गया है, उसको उस वीडियो के भी आप देख सकते हैं। तो हम बता रहे हैं वायुदल। वायुदल क्या है? वायुदल पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। ये प्रायः हरे रंग के होते हैं तथा कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करते हैं और साथ में प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त वायुदल और पृथक वायुदल। संयुक्त वायुदल क्या है? जब वायुदल आपस में जुड़े और रहते हैं, जब आपस में जुड़े हों तो उनको हम कहेंगे संयुक्त वायुदल कहेंगे, संयुक्त वायुदल कहेंगे। वायुदल का सिंबलाइज किया जाता है, सिंबल होता है के से। अब संयुक्त होगा तो ब्रैकेट में होगा के। नेक्स्ट है पृथक वायुदल। जब वायुदल अलग अलग हों, आपस में जुड़े ना हों, तो उसको हम कहेंगे पृथक वायुदली कहेंगे। ये अलग होता है, पृथक होते हैं। नेक्स्ट होता है दलपुंज। दल, दल क्या है? ये पौधे का रंगीन भाग, फ्लावर का रंगीन भाग होता है। और इसके संयुक्त भाग को दलपुंज कहेंगे और इसके एक इकाई को दल कहेंगे। ये क्या है? ये आकर्षक भाग है जो कीटों को परागण के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पुष्प का सबसे सुंदर भाग, सबसे अच्छा भाग दल होता है जो अपनी ओर आकर्षित करता है परागण के लिए कीटों को, वाह्य कारकों को। ये दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त दल और पृथक दल। जैसे कैलिक्स में पढ़ा आप, वैसे करोला में भी पढ़िए। इसका सिंबल होता है सी। जब दल आपस में जुड़े हों तो उसको हम कहेंगे संयुक्त दल। जैसे सूरजमुखी, सूरजमुखी में होता है, धतूरा में, गुलदाउदी में संयुक्त दल पाया जाता है। पृथक दल, जब दल आपस में जुड़े ना हों, वो अलग अलग हों, तो उसको हम कहेंगे पृथक दली कहेंगे। और पृथक दली का उदाहरण होता है मटर, चना, सरसों, ये सब पृथक दल का उदाहरण है। नेक्स्ट है पुमंग, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का सिंबल है ए। पुमंग जब संयुक्त होते हैं तो उनको कहते हैं पुमंग। अब एक इकाई अलग एक इकाई हो, एक की बात कहेंगे तो उसको हम कहते हैं पुंकेसर कहते हैं उसको हम। ये भाग, इस भाग को, ये जब संयुक्त हो, कई हों, तो उसको कहेंगे पुमंग। और ये सिंगल अकेले हों तो इसको कहेंगे पुंकेसर। इसी में पराग कण भरे रहते हैं, इस पराग कोश में। ये एंथर है, ये फिलामेंट है, इसमें पराग कण भरे रहते हैं। यहाँ से फूट करके उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं परागण। कक्षा 12 का वीडियो आप देख लीजिए। तो जब ये अलग अलग हों तब ये इसको हम कहेंगे पृथक दली कहेंगे। नेक्स्ट है पुमंग, एंड्रोसियम। पुमंग क्या है? पुमंग पुष्प का नर भाग होता है जिसमें पराग कण भरे रहते हैं और जनन का कार्य करता है। पुमंग 3 प्रकार के होते हैं, एक संघी, द्विसंघी और बहुसंघी। एक संघी क्या है? जब पुंकेसर आपस में जुड़कर एक गुच्छ के रूप में जायांग के चारों ओर एक नलिका बनाते हैं तो इसे एक संघी कहते हैं। एक गुच्छ बना लेते हैं, एक गुच्छ बना लेते हैं और इस जायांग में एक नलिका बना लेते हैं नीचे, इसके वर्तिका से होते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक संघी कहते हैं।
जब पुंकेसर आपस में जुड़कर एक गुच्छ के रूप में जायांग के चारों ओर एक नलिका बनाते हैं तो इसे एक संघी कहते हैं। जैसे मालवेसी कुल के सदस्य जितने भी होंगे, मालवेसी गुड़हल, इसके जितने भी सदस्य होंगे वो एक संघी होंगे, मालवेसी कुल, मालवेसी कुल। द्विसंघी क्या है? जब पुंकेसर आपस में जुड़कर दो समूह बना लेते हैं तो इसे द्विसंघी कहते हैं। द्विसमूह बनाएंगे, इसमें एक समूह बना लेते थे, इसमें द्विसमूह बनाएंगे। जैसे मटर में, और ये हमेशा 9+1 की व्यवस्था में होते हैं। 9 का एक समूह होगा और 1 का अलग एक समूह होगा, 2 समूह बने। जब 2 समूह बनते हैं तो इसको कहते हैं द्विसंघी, और इसका उदाहरण है मटर, मटर उदाहरण। बहुसंघी, बहुसंघी क्या है? जब पुंकेसर 2 से अधिक समूहों में उपस्थित रहते हैं तो इसे बहुसंघी कहते हैं। उसमें 2 समूह, उसमें 1 समूह, इसमें बहुत सारे समूह जब बना लेते हैं तो इसको हम कहते हैं बहुसंघी। नेक्स्ट भाग होता है जायांग, जो अंतिम चक्र है पुष्प का। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र, इस भाग को कहते हैं जो नलीनुमा संरचना होती है, इसको कहते हैं वर्तिका, और इस भाग को कहते हैं अंडाशय कहते हैं। वर्तिकाग्र क्या है? जब पुंकेसर से परागकण निकलता है तो सबसे पहले वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। वर्तिकाग्र अपने ही जाति के परागकण को अपने ऊपर ग्रहण करता है और इसी पर परागकण अंकुरित होते हैं। जब अंकुरण होता है तो ये वर्तिका से होते हुए एक नली बनाती है और अंडाशय में जाकर के पहुंचता है, तब निषेचन की क्रिया होती है। लेकिन ये चीज़ नहीं जानना है आपको, आपको ये जानना है कि वर्तिकाग्र क्या है। वर्तिकाग्र जायांग का सबसे ऊपरी भाग होता है जिस पर परागकण आकर के गिरते हैं। वर्तिका क्या है? परागकण जब अंकुरित होता है तो एक नली बनती है, उस नली को अंडाशय तक पहुंचाने का कार्य वर्तिका करती है। अंडाशय क्या है? अंडाशय में निषेचन की क्रिया होती है और यहाँ पर बीज का निर्माण होता है, निषेचन की क्रियाएं कराती है। अंडाशय 2 प्रकार के होते हैं, संयुक्त अंडपी और वियुक्तांडपी। संयुक्त अंडपी और वियुक्तांडपी। संयुक्त अंडपी क्या है? जब अंडक परस्पर जुड़े हुए होते हैं तो इसे संयुक्त अंडपी कहते हैं। जब अंडक परस्पर जुड़े हुए होते हैं तो इसको कहते हैं संयुक्त अंडपी। वियुक्तांडपी, जब अंडाशय से अंडक पृथक पृथक होते हैं तो इसे वियुक्ता अंडपी कहते हैं। यहाँ पर जब ये जुड़े हुए हो तो इसको कहते हैं संयुक्त अंडपी, अलग अलग हो तो वियुक्ता अंडपी इसको कहते हैं। संयुक्त अंडपी का उदाहरण होता है मटर टमाटर, मटर और टमाटर। आप लोग फ्लावर को डिटेल से पढ़ना हो तो 12th क्लास का आप वीडियो देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का फर्स्ट पार्ट आप देखिए। ये तो हुआ पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं, पुष्प के भाग के बारे में आप लोग समझे। फिर पुष्प दल विन्यास क्या है? जो पुष्प के दल होते हैं, ये दल होते हैं, इनका विन्यास कैसे होता है, कैसे में जुड़े हुए होते हैं। तो पुष्प दल विन्यास 4 प्रकार से होता है। पहला होता है कोर स्पर्शी, दूसरा होता है व्यवर्तित, तीसरा होता है कोर छादी, चौथा होता है वेक्जलरी। कोर स्पर्शी क्या है? जब पुष्प के दल
जब पुष्प के दल के सिरे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, छूते हुए चलते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोर स्पर्शी। जैसे सरसों और आक में, सरसों और आक में, कोर स्पर्शी में सरसों आक। जब पुष्प के दल एक दूसरे के सिरे को स्पर्श करते हैं तो उसको कहते हैं सरसों आक। नेक्स्ट है व्यवर्तित। जब प्रत्येक दल अपने पास वाले दल से एक ओर से ढका हो तथा दूसरी ओर पास वाले दल के एक किनारे को ढकता हो तो उसको कहते हैं व्यवर्तित। इस तरह से इस तरह से एक सिरा ढका हो, दूसरा सिरा दूसरे से ढका हो, तो इस तरह से जब दल बनते हैं तो इसको कहते हैं व्यवर्तित दल विन्यास। जब प्रत्येक दल अपने पास वाले दल से एक ओर से ढका हो तथा दूसरे ओर अपने पास वाले दल के एक किनारे को ढकता हो। ये इधर से ढका हुआ है और इसको ये ढका हुआ है, तो इसको कहते हैं व्यवर्तित। जैसे इसका उदाहरण है भिंडी कपास, भिंडी और कपास। नेक्स्ट है कोर छादी। कोर छादी क्या है? दल के इस विन्यास में एक दल के किनारे के दोनों किनारे ढके हुए होते हैं, शेष दलों के एक सिरे ढके हुए होते हैं। उदाहरण होता है गुलमुहर। इसका उदाहरण है गुलमुहर। जैसे एक सिरे दोनों ओर से ढके, इस तरह से एक दल दोनों किनारे ढके हुए हैं और बाकी एक सिरे ढके हुए होते हैं, तो उसको कहते हैं हम कोर छादी, बैकजैलरी, कोर छादी कहते हैं। नेक्स्ट है बैकजैलरी। बैकजैलरी क्या है? 5 दलों में पक्ष दल सबसे बड़ा होता है जिसे ध्वजक कहते हैं। पीछे का सबसे बड़ा होता है जिसको कहते हैं ध्वजक। 2 पार्श्व पंख कहलाते हैं व 2 सबसे अंदर संयुक्त होते हैं दल कहलाते हैं। लास्ट वाला सबसे अंदर होता है, बाकी बाहर से ढके हुए होते हैं। इसको हम कहते हैं बैकजैलरी। 5 दलों में पक्ष दल सबसे बड़ा होता है जिसे ध्वजक कहते हैं, याद रखना। 2 पार्श्व पंख कहलाते हैं, 2 सबसे अंदर संयुक्त होते हैं, इस तरह से बनता है। फिर से देख लीजिए, एक सबसे बड़ा होता है जिसको कहते हैं ध्वजक, 2 पार्श्व पंख होता है, इसको 2 पार्श्व पंख कहते हैं। 2 सबसे अंदर संयुक्त होते हैं इसको कहते हैं तल, इसको कहते हैं पंख, इसको कहते हैं ध्वजक, कहते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे फल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोट्स को बनाते रहिए। धन्यवाद।